हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम बीएफए में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी का। लास्ट के टू वीडियो में हमने क्या देखे हैं कि रिस्क एंड देयर टाइप्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ईसीजीसी लिमिटेड, पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड। ये तीन टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपका ईसीजीसी प्रोडक्ट फॉर बैंक्स, अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ईसीजीसी पॉलिसी एंड गारंटीज, क्लेम्स अंडर ईसीजीसी। ये तीन टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो फर्स्ट टॉपिक आज का है, ये टॉपिक आपका है ईसीजीसी प्रोडक्ट फॉर बैंक। बैंक के लिए जो प्रोडक्ट हैं ईसीजीसी लिमिटेड के द्वारा जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, बैंक के लिए क्यों ईसीजीसी कवरेज देगा, तो इसके बारे में समझिए। लास्ट के वीडियो में आपने क्या देखा था कि जो एक्सपोर्टर होता है, ये एक्सपोर्टर जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है तो इसके जो इंपोर्टर हैं, ये इंपोर्टर यदि डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं देता है टाइमली, तो वैसे केस में इसका कवरेज जो लिया होता है ईसीजीसी से, वो कवरेज के द्वारा इसे क्या है कि कंपनसेशन दिया जाता है एक्सपोर्टर को, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। ये आपने देख लिया था, अलग अलग पॉलिसीज आपने वहां पे समझ ली थी। आज यहां हम पढ़ने वाले हैं कि बैंक के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ईसीजीसी के द्वारा दिए जाते हैं। अब बताइए बैंक को क्यों दिया जाएगा, तो समझिए, ये एक्सपोर्टर जो है, ये जो एक्सपोर्ट करता है गुड्स का, तो ये क्या है कि बैंक से लोन लेता है ना, उसके गुड्स के लिए प्रोसेस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पैकिंग के लिए, जो भी चीजें हैं उसके लिए लोन लेता है। एक तो हो गया प्री शिपमेंट स्टेज में, कि शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद, जब उसे जब पेमेंट इंपोर्टर कर देता है, पेमेंट जो ड्यू होता है, ड्यू डेट से पहले वो एक्सपोर्टर बैंक के पास जाकर के बिल जो होता है उसको रियलाइज करके क्या करता है, पेमेंट ले लेता है बैंक के पास, जिससे डिस्काउंट करवा लिया, निगोशिएट करा लिया कलेक्शन बेसिस पे। इस तरह से क्या है, बैंक से एक्सपोर्टर पेमेंट लेता है। तो ये बैंक के लिए भी तो खतरा है ना, यदि इंपोर्टर टाइमली पेमेंट नहीं करेगा, इंपोर्टर यदि टाइमली पेमेंट नहीं करता है या डिफॉल्ट करता है, तो बैंक के लिए भी लॉस है। तो ऐसे केस में बैंक तो लोन देना नहीं चाहेगा एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर्स को बैंक लोन नहीं देना चाहेगा, तो फिर एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा, कंट्री से एक्सपोर्ट को बढ़ावा कैसे मिलेगा। इसी वजह से ईसीजीसी के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक को भी सुरक्षित करता है, पॉलिसीज हैं जो बैंक के लिए भी होता है, बैंक को भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसी के बारे में आज हमें यहां पे पढ़ना है। ठीक है, देखिए, exporters get timely and adequate export finance from financial institutions or bank both at pre-shipment and post-shipment stage। प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट स्टेज पे बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को फाइनेंस किया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे ढंग से जो एक्सपोर्ट है वो चीज हो सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बैंक को खतरा तो है कि यदि इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में बैंक के लिए भी खतरा है। तो उसके लिए क्या है कि ईसीजीसी विद द इंटेंशन टू गिविंग प्रोटेक्शन टू द बैंकर्स अगेंस्ट लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ देयर फाइनेंशियल लेंडिंग टू देयर एक्सपोर्टर्स हैज बीन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक। तो बैंक को जो खतरा है उससे कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या है कि ईसीजीसी के द्वारा क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता है, ताकि यदि इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है तो वैसे केस में बैंक को भी सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, तभी तो बैंक फियरलेस तरीके से एक्सपोर्टर्स को लोन दे पाएगा, चाहे प्री शिपमेंट की बात करें या पोस्ट शिपमेंट स्टेज की बात करें। ठीक है, दिस इन टर्न्स लीड्स टू an additional security for the bankers and thus translates into adequate financial supports to exporters। जब बैंक एक्सपोर्टर्स को लोन देता है तो कहीं ना कहीं उससे सिक्योरिटी तो अपने पास रखता है, जो भी उसके गाइडलाइंस है उसके आधार पे। लेकिन जब यहां बैंक के द्वारा, जब यहां ईसीजीसी के द्वारा भी क्रेडिट इंश्योरेंस मिल जाता है बैंक को, तो ये एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, बैंक को खतरा नहीं रहता है। ये अच्छे ढंग से फिर क्या है कि प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे जब भी जरूरत पड़ती है एक्सपोर्टर को लोन दे देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज हैं जो बैंक को कवर करता है, जो बैंक को लॉस हो उससे कवर करता है। तो वो पॉलिसी आपका फर्स्ट है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। कौन से, किस प्रकार के इंश्योरेंस है, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। नाम से जैसे पता चल रहा है कि पैकिंग क्रेडिट मींस जो आपका प्री शिपमेंट है, शिपमेंट से पहले
जो चीजों की जरूरत होती है उसके लिए जो लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, और उसका यदि पेमेंट नहीं हो पाता है टाइमली, तो उस केस में जो उसका कंपनसेशन मिलता है, तो वो जो पॉलिसीज है वो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस है। बात समझ में आ गई? ठीक है। द क्लेम इज पेबल इन केस द प्री शिपमेंट क्रेडिट ग्रांटेड इज नॉट पेड विद इन 4 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द लोन। लोन के जो ड्यू डेट है, जब उसका पेमेंट होना था, उसके 4 months तक यदि नहीं होता है, तो ऐसे केस में ये जो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है ये रियलाइज होता है, ये पेमेंट मिल जाता है बैंक को। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में आप ECIB WTPC, वही चीज हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। ये जो इंश्योरेंस है इसी का आप नाम है। इज इशूड बाय ECGC टू बैंक। बैंक इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द लिमिट्स सैंक्शन टू देयर एक्सपोर्टर कस्टमर्स विद इन 30 days ऑफ द सैंक्शन। कितना लोन सैंक्शन किया है, इसके लिए 30 दिन के अंदर नोटिफाई भी करना पड़ता है, ECGC को बताना पड़ता है बैंक को कि इतना लोन हमने सैंक्शन किया है इस कस्टमर को। तो ये आपका 30 डेज के अंदर बताना होता है। लेकिन ये जो आपका पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस है, जिसे आप ECIB WTPC एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, ठीक है, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जब 4 months के अंदर, यदि ड्यू डेट से 4 months के अंदर यदि पेमेंट नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में बैंक को इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। अब इसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो प्रीमियम कौन देगा? द प्रीमियम ऑन WTPC इंश्योरेंस इज बोर्न बाय एक्सपोर्टर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडरलाइन करके हमने यहां पे बताया है आपको कि प्रीमियम जो है जनरली क्या होता है कि प्रीमियम किसे देना होता है, जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। लेकिन यहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी तो बैंक को मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है इसका वो एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? एक्सपोर्टर को ही प्रीमियम देना पड़ता है, बैंक प्रीमियम नहीं देता है ECGC को। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रकार के जो पॉलिसीज हैं जो बैंक को दिए जाते हैं, ये आपका है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, ये नाम है। ये इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक को, उसका ये पॉलिसी का नाम है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी। इसमें क्या होता है कि दिस गारंटी कवर्स द एडवांसेस गिवन बाय बैंक्स अगेंस्ट इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक। ये ध्यान दीजिए, ये वर्ड इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक, इसमें क्या हमने समझा था, ये क्या मतलब होता है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है कि बहुत चीजों में उसे इंसेंटिव देता है, ड्यूटी ड्रॉबैक देता है। ड्यूटी ड्रॉबैक्स मीन क्या हो गया कि उसके टैक्स वगैरह में छूट दिया जाता है। तो ये जो इंसेंटिव मिलता है इसे, इस इंसेंटिव को जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट तुरंत ही दे दे, उसे इंसेंटिव कुछ दिन के बाद ही देगा, तो बाद में देगा। लेकिन यदि नहीं मिल पाता है, उसे नहीं मिलेगा इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक्स नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी जो प्री शिपमेंट स्टेज पे उसे मिलना था उस नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी दिया जाता है ECGC के द्वारा, ताकि एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो तो इंतजार में है इंसेंटिव का, ड्यूटी ड्रॉबैक का, लेकिन फैमिली यदि नहीं मिल पाता है इंसेंटिव, तो वैसे केस में एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी दिया जाता है, ताकि एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ गई? While the extent of cover and premium are the same as for the packing credit insurance, bank having ECIB जो अभी पढ़ा था ECIB WTPC are eligible for concessional premium rate and higher coverage। जिस प्रकार से जो आपका फीचर्स होता है ECIB WTPC का, अभी जो देखा हमने, उसमें उस पॉलिसी में जो कवरेज होता है वो सारी चीजें यहां लागू होता है, लेकिन ये आपका है इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट में। बस इतना ही यहां पे डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। समझ में आ गया? अब क्या है नेक्स्ट आपका है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। प्री शिपमेंट का तो अभी देखा था आपने, लेकिन यहां पे पोस्ट शिपमेंट है कि शिपमेंट के बाद। अब शिपमेंट के बाद क्या होता है, गुड्स को जब शिपमेंट के लिए जब भेज दिया जाता है, मींस यदि गुड्स का शिपमेंट कर दिया जाता है, तो शिपमेंट के बाद क्या होता है कि गुड्स तो चला गया,
अब गुड्स चला गया तो उसका पेमेंट जो है होना है इंपोर्टर के द्वारा, लेकिन इंपोर्टर क्या करता है कि जो पेमेंट है मान लीजिए 1 साल के बाद होना है, 6 महीने के बाद होना है। अब उस पेमेंट को उस जो एक्सपोर्टर है उसको जरूरत पहले से पैसे की पड़ जाती है, तो वो कहां जाता है? बैंक के पास जाता है। और जो बिल है जिसका पेमेंट 6 महीने 1 साल के बाद होना है, उसका पेमेंट वो पहले ही करवा लेता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, निगोशिएट करवा लेता है। तो पहले करवा लिया, अब बैंक को पेमेंट कब मिलेगा? ड्यू डेट में मिलेगा। तो ड्यू डेट में यदि पेमेंट इंपोर्टर नहीं दिया तो उस केस में फिर तो बैंक का लॉस हुआ। तो इसी वजह से पोस्ट शिपमेंट जो पोस्ट शिपमेंट के लिए जो लोन दिया जाता है एक्सपोर्टर को, उससे कंपनसेशन के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए यदि लॉस होता है तो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस दिया जाता है। किसे? बैंक को। ठीक है। A bank or a financial institution is eligible to obtain credit guarantee for period of cover is 12 months. ठीक है। And all advances granted to exporters by way of purchase discount, negotiations of export documents or advance granted against export bill sent on collection basis as per RBI guidelines are eligible to be covered by this insurance. क्या अभी समझाया था मैंने कि जैसे बिल है, एक्सपोर्टर ने बिल लेके आया बैंक के पास और ड्यू डेट से पहले ही उसको परचेज करवा लेता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, निगोशिएट करवा लेता है। ये सारे टर्म्स को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ? लेटर ऑफ क्रेडिट में। लेटर ऑफ क्रेडिट जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे ढंग से ये सारे टर्म्स को हमने समझ लिया है। तो इस तरह से यदि बैंक से लोन लेता है एक्सपोर्टर पहले से, ड्यू डेट से पहले से, बिल के ड्यू डेट से पहले से, और उसका ड्यू डेट में यदि इंपोर्टर के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसके लिए जो पॉलिसीज है वो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई है आपके? अब क्या कह रहा था? इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स बैंक्स अगेंस्ट लॉसेस दैट में बी इनकर्ड इन एक्सटेंडिंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस ड्यू टू प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सपोर्ट क्लाइंट। एक्सपोर्ट क्लाइंट कौन होंगे? इंपोर्टर जो है एक्सपोर्ट के क्लाइंट है, उसके द्वारा जो डिफॉल्ट किया जाता है तो उस केस में बैंक को गारंटी दिया जाता है और ये कवरेज उसे मिल जाता है। ये कवरेज जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? द एक्सटेंट ऑफ कवर varies from 90 to 95% in respect of exporters who are policy holder of ECGC and 50 to 75% from for non policy holders depending upon the claims premiums ratio of the bank। जो क्लेम प्रीमियम मिलना है उसमें से 90 to 95% तब मिलेगा जब आपका ये जो एक्सपोर्टर है वो भी पॉलिसी लिया हुआ है। किससे? ECGC से। ठीक है। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि ECGC से एक्सपोर्टर्स भी पॉलिसी लेते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हमने देखे हैं। तो यदि एक्सपोर्टर ने भी पॉलिसी ले रखा है ECGC से तो वैसे केस में बैंक को जो कवरेज मिलेगा वो 90 to 95% मिलेगा इस केस में, और जो आपका पॉलिसी होल्डर नहीं है तो फिर 50 to 75% ही कवरेज मिलेगा। आगे है कि फॉर बिल्स ड्रॉन ऑन एसोसिएट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर कवरेज इज 60% और एंड ऑफ नॉन पॉलिसी होल्डर इट इज 50%। यदि बिल जो ड्रॉ किया गया है, चूंकि यहाँ पोस्ट शिपमेंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ बिल तो आएगा, बिल पहले ही आएगा जिसे निगोशिएट या डिस्काउंट करवाया जाता है बैंक के पास जाकर के एक्सपोर्टर के द्वारा। तो वो बिल जो ड्रॉ किया गया था वो पॉलिसी होल्डर का एसोसिएट्स पे यदि ड्रॉ किया गया था, जो इंपोर्टर था एसोसिएट्स था, तो वैसे केस में 60% का कवरेज मिलेगा और नहीं तो 50% का ही कवरेज मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम फ्रेंड्स आपका पे किया जाएगा किसके द्वारा? बैंक के द्वारा पे किया जाएगा, ना कि एक्सपोर्टर के द्वारा पे किया जाएगा। ये किस चीज का प्रीमियम है? WTPS, होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट। इसके केस में आपका बैंक के द्वारा प्रीमियम पे किया जाएगा इस पॉलिसी के लिए, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए। लेकिन यहां देखिए, यहां जो हमने पढ़ा था कि WTPC, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट्स के लिए जो इंश्योरेंस है वो एक्सपोर्टर्स के द्वारा दिया जाता है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस में। तो ये डिफरेंस को याद रखिएगा, डिफरेंस क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है कि अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ECGC पॉलिसीज एंड गारंटी। अब हमने यहाँ पॉलिसी के तीन प्रकार के पॉलिसी देख लिए, और भी है, उसे आपको नहीं देखना है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं कि क्या क्या और फीचर्स हैं जब पॉलिसी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए समझिए। क्रेडिट
गारंटी, क्रेडिट गारंटी एंड पॉलिसी ऑफ रिस्क शेयरिंग बेसिस, ठीक है, क्रेडिट गारंटी एंड पॉलिसीज ऑफ रिस्क शेयरिंग बेसिस। रिस्क शेयरिंग बेसिस कहने का मतलब है कि 100% पॉलिसीज नहीं दिए जाते हैं आपको, सॉरी कवरेज नहीं दिए जाते हैं, कुछ एक्सपोर्टर या बैंक भी बियर करता है, ठीक है, और कुछ और जो मैक्सिमम पार्ट है वो ईसीजीसी के द्वारा कवरेज दिया जाता है। द कवर प्रोवाइडेड बाय ईसीजीसी इज नॉट फॉर 100% वैल्यू वैल्यू एक्सपोर्ट मेड और फाइनेंस अलाउड बाय द बैंक, ठीक है, जो कवरेज दिए जाते हैं, जैसे एक्सपोर्टर को जो कवरेज दिए जाएंगे तो उन्होंने जो जिस वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है उसका आपका 90 to 95% नॉर्मली रहता है। यदि बैंक जो है, बैंक ने जो फाइनेंस किया है एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्टर्स को, उसका भी 90 to 95% कवरेज दिया जाता है ना। तो वही कह रहा है कि द मैक्सिमम कवर इज फॉर 90 to 95%, 90 to 95% ऑफ द वैल्यू, या तो जो फाइनेंस अमाउंट किया गया है बैंक के द्वारा तो उसका 90 to 95% ही कवरेज मिलता है। लेकिन एक आपको पॉलिसी बताना है जहां हमने बताया था कि 100% कवरेज मिलता है, वो कौन सी पॉलिसीज है ये बताइए। मैं ये हिंट दे देता हूं आपको कि वो एक्सपोर्ट के केस में जो एक्सपोर्टर पॉलिसी लेता है उसमें से एक जगह हमने बताया था कि 100% कवरेज मिलता है, वो कौन सी पॉलिसी है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है कि जो भी पॉलिसी दी जाती है ईसीजीसी के द्वारा, चाहे एक्सपोर्टर को या बैंक को, ये आपका आईआरडीए के परव्यू में ही होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के परव्यू में आएगा। क्योंकि आपको पता है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं उसके जो रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करता है वो क्या है, आईआरडीए है। तो यहां भी इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसके भी रेगुलेटरी बॉडी जो होंगे वो आईआरडीए ही होगा, ये चीज को अब ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे क्या है कि मंथली डिक्लेरेशन आर टू बी सबमिटेड टू ईसीजीसी। मंथली डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ता है, ईसीजीसी को बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है, बाय द एक्सपोर्टर्स हैविंग पॉलिसीज कवरिंग देयर एक्सपोर्ट टर्नओवर। जो टर्नओवर आपका है वो मंथली बेसिस पे आपको ईसीजीसी को बताना पड़ता है। एंड बैंक कवरिंग प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टू एक्सपोर्टर। और जो बैंक है वो भी बताएगा ईसीजीसी को कि कितना आप जो है सो लोन दे रहे हैं प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट के केस में, ये भी ईसीजीसी को मंथली बेसिस पे सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट को, ठीक है। आगे समझिए कि ईसीजीसी प्रिस्क्राइब डिस्क्रिशनरी लिमिट, एक लिमिट सेट है, वो लिमिट के बारे में यहां नहीं बताया गया है, ये लिमिट सेट है, उससे यदि आप ज्यादा देते हैं तो ईसीजीसी से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्लेम ले पाएंगे उसका। तो वही कह रहा है कि ईसीजीसी प्रिस्क्राइब डिस्क्रिशनरी लिमिट फॉर फाइनेंशियल गारंटी अप टू विच limits bank are permitted to allow finance without prior approval of ECGC, and only a notifications report is to be sent in prescribed format. In other cases where the limits sanctioned is beyond the discretionary limit, prior approval of ECGC is required to be obtained before release of limits. कि जो बैंक को गारंटी मिलेगा तो उसके लिए जो बैंक को क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो ईसीजीसी के द्वारा दिया जाएगा, इसमें है कंडीशन ये है कि यदि जो डिस्क्रिशनरी लिमिट है उससे आप ज्यादा लोन दे रहे हैं किसी एक्सपोर्टर को तो पहले ईसीजीसी से आपको अप्रूवल लेना है, तभी कवरेज देगा वो, और नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी लिमिट है उसके अंदर में ही आप यदि पेमेंट कर, उसके अंदर में ही यदि आप जो एक्सपोर्टर को है उसको लोन आप दे रहे हैं तो वैसे केस में आपको ईसीजीसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जो आपका उसे इंटीमेट करना पड़ता है, वो रिपोर्ट आप सिर्फ सबमिट करके उसे इंटीमेट कर देंगे, बाकी उसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे कह रहा है फ्रेंड्स कि नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉजिंग ऑफ क्लेम, लॉजिंग ऑफ क्लेम्स, इसके बारे में आप समझिए कि क्या प्रोसेस है। कि नोटिस ऑफ डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट किया जाता है तो उसका नोटिस भी तो आप देंगे ना, किसे नोटिस आप इंटीमेट करेंगे, किसे इंटीमेट करेंगे, ईसीजीसी को इंटीमेट करेंगे, लेकिन उसका जो डिफॉल्ट का नोटिस है उसे भी तो आप देंगे ना इंपोर्टर को, और क्लेम भी लॉन्च करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। अंडर द फाइनेंशियल गारंटी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल with ECGC a notice of default within 4 months from the due date or 1 month from the date of recall। ईसीजीसी को जो आप इंटीमेट करेंगे कि हमारा जो पॉलिसी है वो हमारा पॉलिसी एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि इंपोर्टर्स ने डिफॉल्ट किया है,
तो इसके लिए जो उसे आप इंटीमेट करेंगे ईसीजीसी को, तो ये कब करेंगे कि अ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट विद इन 4 मंथ, जो आपने डिफॉल्ट का नोटिस इंपोर्टर्स को भेजा है उसके 4 मंथ्स के अंदर आप ईसीजीसी को इंटीमेट करेंगे। किसे करेंगे? ईसीजीसी को इंटीमेट करेंगे, या तो फिर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल। रिकॉल मीन्स क्या हो गया कि जो आपने रिकॉल नोटिस भेजा है किसे, इंपोर्टर्स को। होता क्या है कि जो आपका डिफॉल्ट का नोटिस है वो भेजते हैं, डिफॉल्ट का नोटिस आप भेजते हैं इंपोर्टर्स को, और एक है कि रिकॉल नोटिस उसे फिर डिमांड करते हैं। डिफॉल्ट नोटिस आपने की इस तरह से, आपने जो है सो डिफॉल्ट किया, इतने दिन में पेमेंट होना है, इसको आप पेमेंट कर दीजिए, ये आप इंपोर्टर को बोलते हैं। लेकिन यदि वो नहीं करता है, फाइनली उसे रिकॉल नोटिस आप भेजते हैं। रिकॉल नोटिस जब भेजते हैं तो रिकॉल नोटिस के 1 महीना के अंदर, या डिफॉल्ट नोटिस जो आपने दिया है इंपोर्टर के उसके 4 महीने के अंदर ईसीजीसी को आप इंटीमेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिमिलरली क्लेम्स आर टू बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग डिफॉल्ट नोटिस। अब जो डिफॉल्ट नोटिस है उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको क्लेम भी लॉन्च करना है, किसके पास? ईसीजीसी के पास। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे समझिए। सिंस द पॉलिसीज एंड गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, हमने बताया था कि रिस्क शेयरिंग बेसिस पे होता है, 100% आपको कवरेज नहीं मिलता है, एक्सेप्ट 1 केसेस जो हमने बताया आपको। Any recovery made by the exporters or the financing bank is to be refunded to the ECGC in the ratio of risk has been shared. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिए कि जैसे ईसीजीसी के द्वारा जो कवरेज दिया गया है आपको, तो ये कवरेज मिल गया आपका, है ना। डिफॉल्ट, इंपोर्टर ने डिफॉल्ट किया, आपको कवरेज मिल गया। कवरेज मिल गया तो ये कवरेज किसने दिया? ईसीजीसी ने दिया। तो जब आपका बाद में रिकवरी कहीं हो जाता है, इंपोर्टर कहीं आपको पेमेंट कर देता है, आप उससे फिर से पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं और पेमेंट ले पाते हैं, तो जो पेमेंट आएगा तो वो ईसीजीसी को भी देना पड़ेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में आपको क्लेम मिला था। अब देखिए आगे क्या है कि जो कंट्री है, अलग अलग कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क अलग अलग होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है कि जो आप कवरेज लेते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, कॉर्पोरेशन प्लेसेस नो लिमिट फॉर कवरिंग पॉलिटिकल रिस्क, उसकी लिमिट नहीं होती है, जितना कवरेज आप लेना चाहते हैं उस अमाउंट तक का ले सकते हैं आप। लेकिन तो वैसे जो कंट्रीज होते हैं जहां पे इस तरह से आपको कवरेज मिल जाते हैं, जहां पॉलिटिकल रिस्क है, वैसे कंट्री को ओपन कवर कंट्रीज बोला जाता है। लेकिन वहीं पे क्या है कि हाउएवर इन द केस ऑफ सर्टेन कंट्रीज वेयर द पॉलिटिकल रिस्क आर वेरी हाई, कवर इज ग्रांटेड ऑन रेस्ट्रिक्टेड बेसिस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको कवर दिया जाता है, कवरेज मिलता है आपको, है ना, कुछ लिमिट तक मिलता है, तो ये चीज वो ध्यान रखिएगा। लेकिन कंट्रीज अंडर द रेस्ट्रिक्टेड कवर विच आर हाई रिस्क कंट्रीज, स्पेसिफिक अप्रूवल आर डिपेंड ऑन द मेरिट ऑफ ईच केसेस। और वैसे केस में जो रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पे आपको कवरेज मिलता है, जहां हाई रिस्क है, आपका जो पॉलिटिकल रिस्क है हाई है, तो वैसे केस में रेस्ट्रिक्टेड कवर मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पे कवरेज मिलेगा, और उसमें भी पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद, और वो जो अप्रूवल लेंगे उसकी वैलिडिटी जो होगी वो 6 मंथ का होगा। 6 मंथ के अंदर ही आप एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, वैलिडिटी जो होगी उसकी वो 6 मंथ्स की ही होगी। तो ये चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका ये लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या है कि क्लेम्स अंडर ईसीजीसी, जो क्लेम लॉन्च किया जाएगा ईसीजीसी के अंडर, उसके बारे में समझते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स आर, जैसे एक्सपोर्टर टू सबमिट द क्लेम फॉर्म्स विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द अनपेड बिल। जो बिल आपका अनपेड है, जो पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो वैसे केस में एक्सपोर्टर्स को सबमिट करना पड़ेगा क्लेम कितने दिनों के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर, कि जिस डेट को ड्यू डेट था आपका और उस डेट में क्लेम नहीं, सॉरी, उस डेट में पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो वैसे केस में बिल्स आपको सबमिट करना है। किस चीज के लिए? क्लेम लेने के लिए। किसके पास आप सबमिट करेंगे? ईसीजीसी के पास करेंगे। ठीक है, अगला है कि क्लेम्स विल नॉट बी सेटल्ड बाय ईसीजीसी फॉर मोर देन 4 बायर्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। एक ही एक्सपोर्टर के पे बहुत सारे क्लेम यदि ड्यू हो गए हैं, तो एक साल में वो 4 बायर से ज्यादा का क्लेम वो ईसीजीसी से नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्लेम्स विल बी पेड डायरेक्टली टू द बैंक हु हैड हैंडल द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब क्लेम का जो पैसा मिलेगा वो डायरेक्टली बैंक को जाएगा, ना कि एक्सपोर्टर को जाएगा। ऐसा क्यों जाता है कि बैंक कैन अप्रोप्रिएट द क्लेम्स अमाउंट डायरेक्टली टू पोस्ट शिपमेंट एडवांस अकाउंट इफ एनी, कि यदि पोस्ट शिपमेंट का
पेमेंट दिया हुआ है एक्सपोर्टर को, वो बैंक ने यदि एक्सपोर्टर को लोन दिया हुआ है, तो वैसे केस में जो क्लेम मिलेगा तो उसका यदि कुछ एडजस्टमेंट करना है तो पहले एडजस्टमेंट बैंक करता है, उसके बाद फिर पेमेंट दिया जाएगा एक्सपोर्टर को। तो इसीलिए जो एक्सपोर्टर का जो क्लेम मिलेगा वो बैंक के अकाउंट में जाता है, ना कि एक्सपोर्टर के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है ना, डायरेक्टली बैंक को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? बैंक को भेजा जाता है, कस्टमर के अकाउंट में नहीं जाएगा। कस्टमर मीन्स एक्सपोर्टर। अब देखिए, सेटलमेंट ऑफ क्लेम अमाउंट बाय ईसीजीसी डज नॉट रिलीव द एक्सपोर्टर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द प्रोसीड्स एंड ऑल फर्दर रिकवरीज टू बी शेयर्ड विद ईसीजीसी ऑन प्रो रेटा बेसिस एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो आप कवरेज ले चुके हैं, कवरेज लेने के बाद एक्सपोर्टर को यदि बाद में रिकवरी हो जाती है इंपोर्टर से, तो वो रिकवरी को भी शेयर करेगा किसे? ईसीजीसी को वापस करेगा, उसी रेशियो में जिस रेशियो में उसे क्लेम मिला था। तो वही कह रहा है कि जो एक्सपोर्टर है उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, है ना, ईसीजीसी डज नॉट रिलीव, उसे छोड़ता नहीं है। जब उसे क्लेम मिलेगा तो उसका प्रोसीडिंग्स जो होंगे, बाद में जो पैसे आएंगे उसे फाइनली ईसीजीसी को भी लौटाना पड़ेगा, उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो रिकवरी कर पा रहा है। चलिए, तो इस तरह से आज का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो बताइए। देखिए, टॉपिक थोड़ा सा थोड़ा डेटा कुछ याद रखना है इसमें, तो बहुत ज्यादा इसमें आप बर्डन ना लीजिए। जो मेन मेन चीज है, जहां तक याद कर सकते हैं वहां तक करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अंदर से आपको डेटा से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं। तो जहां तक हो सकता है वहां तक याद करने की कोशिश करिए, लेकिन हाँ, आप कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट से ही आपके आएंगे। ठीक है, तो यदि कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना प्रमोट करने की कोशिश करिए, दूसरों के पास शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।